हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है केडी क्लासेस में। आज हम बात करेंगे इंडियन आर्टिकल और उसके कुछ पार्ट्स जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं। हम बात करेंगे पार्ट फर्स्ट की, आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक की, जिसमें आर्टिकल 1 में है कि नेम एंड टेरिटरी ऑफ दिस यूनियन, कि किसी क्या कहते हैं आपके केंद्र शासित प्रदेशों का नाम या केंद्र शासित प्रदेशों को इसमें शामिल किया गया है। आर्टिकल 2 की बात करेंगे तो इसमें एडमिनिस्ट्रेशन एंड एस्टेब्लिश द न्यू स्टेट, नए स्टेट का गठन किस तरीके से बनाया जाएगा। आर्टिकल 3 में बात किया गया है कि फॉर्मेशन ऑफ द न्यू स्टेट एंड द अल्टरेशन ऑफ दिस एरिया बाउंड्रीज एंड नेम ऑफ दिस एग्जिस्ट स्टेट, कि नए स्टेटों का बनना, मतलब नए राज्यों का बनाया जाना या उस एरिया को अपनी बाउंड्री को बढ़ाना और दूसरी बाउंड्री में मतलब मिला लेना। जैसे कि कुछ समय पहले बांग्लादेश के साथ में और इंडिया के साथ में गाँव का परिवर्तन किया गया था, उसके अकॉर्डिंग। पार्ट 2 की बात करेंगे तो आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक है, जिसमें सिटीजनशिप 5 में जब बात करते हैं एट दी कमेंसमेंट एंड दिस ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। और आर्टिकल 6 की बात करेंगे तो राइट ऑफ द सिटीजन एंड सर्टन पर्सन हु हैज़ द माइग्रेटेड इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। आर्टिकल 9, 7, 6, 7, 8, 9 को हटा दिया गया है। बात किया जाएगा आर्टिकल 10 का, तो इसमें कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ दिस राइट ऑफ सिटीजन्स, कंटिन्यूएंस ऑफ दिस राइट ऑफ सिटीजन्स की बात करेंगे। फिर आर्टिकल 11 में पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ द सिटीजन बाय लॉ, कि किसी सिटीजन की क्या क्या राइट्स हैं, इंडियन सिटीजन को क्या राइट दिए जाएंगे, फॉरेनर को क्या राइट दिए जाएंगे, इसके बारे में बात करता है। पार्ट 3 की बात करेंगे तो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है, ठीक है, जिसको हम फंडामेंटल राइट के नाम से जानते हैं। आर्टिकल 12 जो कि डिफाइन करता है, आर्टिकल 12 जो है वो स्टेट को डिफाइन करता है या डिफिनीशन देता है। आर्टिकल 13 जो है लॉ इनकॉन्सिस्टेंट विथ ऑफ दिस डेरोगेशन ऑफ दिस फंडामेंटल राइट्स, ये फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताना स्टार्ट करता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि इनिशिएट किए गए हैं इंडियंस के लिए। तो इनिशिएटली The Constitution of this India provides the 7 basic fundamental rights. Now there are only 6. पहले 7 हुआ करते थे, अब 6 हैं। और ये जो प्रॉपर्टी की राइट है अंडर सेक्शन 31 रिमूव कर दिया गया लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट 44वें अमेंडमेंट एक्ट 1978 को, और इसको एक लीगल राइट बना दिया गया, मतलब फंडामेंटल राइट से एक लीगल राइट में बना दिया गया। 300A दिया गया, वाज मोर एंड इंक्लूडिंग द पार्ट 12 ऑफ द फंडामेंटल राइट, ठीक है। अब बात करते हैं हम राइट टू इक्वलिटी की, जो कि आर्टिकल 14 से लेकर 18 की बात करता है। 14 से लेकर 18 तक के राइट टू इक्वलिटी की है, समानता की भावना की बात करते हैं हम जब, ठीक है। तो आर्टिकल 14 में इक्वलिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 15 में प्रोविजन ऑफ दिस डिस्क्रिमिनेशन एंड ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ दिस बर्थ। दैट मीन्स कि हम किसी को उसके जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, लिंग के आधार पे, कास्ट के आधार पे या प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पे हम मतलब भेदभाव नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 16 की बात करेंगे तो इक्वलिटी ऑफ द अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ दिस पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, मतलब कि सरकारी जॉब अगर होता है तो उसमें सारे व्यक्तियों को क्या किया जाएगा, समान भाव से उनको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, मौके दिए जाएंगे ताकि वो क्या कर सकें, जॉब में भी पार्टिसिपेट कर सकें। आर्टिकल 17 की बात करेंगे तो एबोलिश ऑफ दिस अनटचेबिलिटी, कि हम किसी से छुआछूत की बात नहीं करेंगे कि तुम नीची कास्ट के हो, अपर कास्ट के हो, लोअर कास्ट के हो, गरीब हो, अमीर हो, ऐसे हम कोई भी मतलब भावना नहीं रखेंगे। अगर ऐसा करते हैं तो कानूनी अपराध माना जाएगा। आर्टिकल 18 की बात करेंगे तो एबोलिश ऑफ दिस टाइटल, कि जो टाइटल हुआ करते थे, टाइटल गेनिंग को क्या कर दिया गया, आर्टिकल 18 के तहत एबोलिश कर दिया गया, मतलब हटा दिया गया। नेक्स्ट राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 से लेके 22 तक की बात करते हैं। तो आर्टिकल 19 में गारंटी टू ऑल सिटीजन तो 6 राइट, मतलब 6 राइट दिए गए थे, जिसमें ए से ABCDEFG, जिसमें ए का मतलब हो गया आपका पहला जो मिलता है फ्रीडम ऑफ स्पीच, आपको बोलने की आज़ादी होगी, आप बोल सकते हो।
दूसरी में बात करेंगे तो असेंबल दिस पीसफुली विदाउट आर्म्स, मतलब हम क्या कर सकते हैं कि मतलब एक संगठन बना सकते हैं या ग्रुप को इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन आर्म्स का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। फ्रीडम टू फॉर्म ऑफ दिस एसोसिएशन ऑफ यूनियन, आपको एसोसिएशन बनाने का मतलब अधिकार प्राप्त है। फिर फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, आप इंडिया की टेरिटरी में कहीं भी मूव कर सकते हो, कहीं भी आ जा सकते हो, आपको कोई बाधित नहीं करेगा। एफ जो है वो ओमिटेड है। जी की बात करेंगे तो फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन ऑफ दिस कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन ट्रेड एंड बिजनेस, मतलब हम कोई भी बिजनेस कोई भी ट्रेड कर सकते हैं, हमें कोई बाधित नहीं किया जाएगा, बाउंडेशन नहीं लगाया जाएगा। आर्टिकल 20 की बात करेंगे तो प्रोटेक्शन इन द रिस्पेक्ट ऑफ दिस कन्वेंशन फॉर द ऑफेंस, अगर कोई घटना या कोई कन्विक्शन इस तरीके से हो जाता है तो क्या किया जाएगा, आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराया जाता है। आर्टिकल 21 की बात करेंगे तो प्रोटेक्शन ऑफ दिस लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आप क्या कर सकते हो, जीवन जीने की या आपकी आज़ादी की बात की गई, इसमें आपके उसके अधिकारों को समाप्त नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 22 की बात करेंगे तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट द अरेस्ट एंड डिटेंशन ऑफ द सर्टेन केसेस, कुछ केसेस में आपको क्या दिया जाएगा, प्रोटेक्शन दिया जाएगा कि आपको कोई भी बिना बताए आपको अरेस्ट नहीं करता था, अग्रिम नोटिस आपको देना पड़ता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन एंड आर्टिकल 23 to 24, इसमें हम बात करेंगे आर्टिकल 23 की। तो इसमें क्या किया जाता है कि जो ट्रैफिकिंग की जाती है ह्यूमन बींग्स की, या ह्यूमन ट्रैफिकिंग करने के बाद सेक्स स्लेव या क्या कहते हैं क्या नाम है इसका, फोर्स लेबर बनाया जाता है, तो आपको भी क्या इससे क्या होगी कि अगर आप ऐसा करते हो तो आपको क्या किया जाए, कानून के तहत आपको सजा की प्रावधान है। आर्टिकल 24 की बात करेंगे तो प्रोविजन ऑफ दिस एम्प्लॉयमेंट ऑफ दिस चिल्ड, मतलब कि 14 साल के कम बच्चों को आप कंपनी में, फैक्ट्री में या माइंस में जॉब नहीं दे सकते हो, ठीक है। अब बात करेंगे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आप किसी भी धर्म को फॉलो कर सकते हो, इसकी बात की गई है आर्टिकल 15 से लेके 18 तक की। तो आर्टिकल 15 में जब हम बात करेंगे तो कंसाइंस ऑफ दिस फ्री प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस ऑफ दिस प्रोपोगेशन ऑफ द रिलीजन, आप क्या कर सकते हो, किसी भी धर्म को फॉलो कर सकते हो बिना किसी बाधित के। अगर आपको किसी कोई बाधित करता है कि आप इस धर्म को छोड़ के इस धर्म में आ जाओ, तो आपको कन्विंस कर सकता है, लेकिन आपके ऊपर फोर्सफुली अप्लाई नहीं कर सकता। अगर ऐसा करता है तो जेल का प्रावधान है। 26 की बात करेंगे तो फ्रीडम टू मैनेज रिलीजन अफेयर्स, आप क्या कर सकते हो, धार्मिक सम्मेलन कर सकते हो। आर्टिकल 27 की बात करेंगे तो फ्रीडम एज द पे टैक्सेस टू प्रोमोशन ऑफ दिस पार्टिकुलर रिलीजन, आप क्या कर सकते हो, अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए टैक्स पे कर सकते हो ताकि आपका धर्म का प्रचार प्रसार हो। आर्टिकल 28 फ्रीडम फ्रॉम द अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस, आपको कोई भी धार्मिक सम्मेलन को अटेंड करने का अधिकार प्राप्त है, आप कुछ चीज़ कर सकते हो। अगर कोई आपको ऐसे धार्मिक सम्मेलन में जाने से बाधित करता है, मंदिर मस्जिद में जाने का बाधित करता है, तो क्या होता है कि सज़ा का प्रावधान होता है। उसमें क्या करता है, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट होती है, जो गवर्नमेंट होती है, उसके लिए, उस पर्सन के लिए क्या करती है, कुछ ना कुछ सज़ा देती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स की। तो आर्टिकल 29 से लेके 30 तक की बात करते हैं। तो आर्टिकल 29 में प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटीज, आप माइनॉरिटीज़ के इंटरेस्ट को क्या किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है, क्योंकि माइनॉरिटी को एक छोटी संख्या में होते हैं, मेजोरिटी में होते नहीं है, इस वजह से इनको क्या किया जाता है कि कोशिश किया जाता है कि इनके राइट्स का कोई भी हनन ना कर सके। आर्टिकल 30 की बात हम करेंगे तो इसमें क्या होता है, राइट टू माइनॉरिटीज एस्टेब्लिश्ड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जो माइनॉरिटीज़ होते हैं उनके लिए क्या किया जाता है, संस्थाएं बनाई जाती है, एजुकेशनल संस्थाएं बनाई जाती है, जिससे क्या हो सकता है कि उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेमेडीज, जब हम इसकी बात करेंगे कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स को कोई भी क्षति पहुंचाता है तो आप आर्टिकल 32 के तहत आप क्या कर सकते हो, क्लेम कर सकते हो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। और आर्टिकल 32 को ही हार्ट ऑफ सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे पार्ट 4 की। तो पार्ट 4 में हम बात करेंगे तो इसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड स्टेट पॉलिसी आर्टिकल 36 से लेके 31 तक 51 तक रखा गया है, ठीक है। तो आर्टिकल 36 की बात करेंगे तो इसमें क्या है, डिफिनीशन है डायरेक्टिव प्रिंसिपल के, डीपीएसपी के स्टेट को किस तरीके से वर्क करना है, क्या करना है,
ठीक है, इसके बारे में बताया गया। आर्टिकल 37 की बात करेंगे तो एप्लीकेशन ऑफ द DPSP है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड स्टेट पॉलिसी की। ठीक है, आर्टिकल 39A की बात करेंगे तो इक्वल जस्टिस एंड द फ्री लीगल एड है। ठीक है, कि आपको क्या किया जाएगा, न्याय एक तरीके से दिया जाएगा, ऐसा नहीं कि किसी के प्रति न्याय पक्षवार होगा, नहीं, आपको क्या किया जाएगा कि सेम भाव मतलब समान भावना से क्या किया जाएगा, लीगल एडवाइस भी दिया जाएगा, और क्या कहते हैं आपका जो जस्टिस होगा वो भी दोनों पक्षों के अकॉर्डिंग हो। आर्टिकल 40 की बात करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दिस विलेज पंचायत, इसमें क्या कर सकते हो आप, विलेज पंचायत का फॉर्मेशन कर सकते हो। आर्टिकल 41 की बात करेंगे तो राइट टू वर्क एंड टू द एजुकेशन एंड पब्लिक एसोसिएटेड विद द सर्टेन केसेस। ठीक है, कि राइट टू वर्क होना चाहिए, आपको सही कार्य मिलेगा, एजुकेशन मिलेगा, और पब्लिक मतलब असिस्टेंस इन दिस सर्टेन केसेस, आपको पब्लिक असिस्टेंस में मिलेगा कुछ केसेस में। आर्टिकल 43 की बात करेंगे, लिविंग वेजेस एंड ETC फॉर दिस वर्कर, दैट मीन्स कि आपको क्या दिया जाएगा, जो वेजेस होगा, ऐसा नहीं कि किसी पर्सन को ज़्यादा दिया जाए, किसी को एक निर्धारित वेजेस मिलते हैं। ठीक है, आर्टिकल 40A की बात करेंगे तो पार्टिसिपेटर ऑफ दिस वर्कर इन दिस मैनेजमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज। आर्टिकल 14 की बात करेंगे तो यूनिफॉर्म सिविल कोड अप्लाई टू गोवा ओनली, तो गोवा में इस चीज़ को अप्लाई किया गया था। आर्टिकल 45 में प्रोविजन फॉर द फ्री एंड द कंपलसरी एजुकेशन फॉर द चाइल्ड, मतलब कि 6 साल से लेकर 14 साल के बच्चों को फ्री में एजुकेशन दिया जाएगा और वो कंपलसरी होगा। आर्टिकल 46 की बात करेंगे तो प्रमोशन ऑफ द एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट शेड्यूल कास्ट ST एंड SC एंड OBC, मतलब आप क्या कर सकते हो कि इसमें प्रमोशन कर सकते हो, प्रचार प्रसार कर सकते हो उनके एजुकेशनल, मतलब उनके जो स्कूली स्तर पे उनकी पढ़ाई होती है उसमें ग्रोथ करने के लिए, उनको इकोनॉमिक में डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, जो ST कास्ट होती है, SC और OBC के लिए प्रमोशन दे सकते हो। जब हम बात करेंगे 47 की, तो ड्यूटी ऑफ द स्टेट एंड द रेज ऑफ द सिलेबल एंड न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड इम्प्रूव ऑफ दिस पब्लिक हेल्थ। आर्टिकल 14 की बात करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। एंड आर्टिकल 49 की बात करेंगे तो प्रोटेक्शन ऑफ दिस मोन्यूमेंट ऑफ दिस प्लेस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ दिस नेचुरल इंपॉर्टेंस, मतलब आप क्या कर सकते हो कि जो आपका मोन्यूमेंट होते हैं, पुराने महल या घर या प्लेसेस होते हैं, उनको क्या कर सकते हो आप, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकते हो। आर्टिकल 15 की बात करेंगे तो सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी फॉर द एग्जीक्यूटिव, कि जो न्यायालय होता है और जो शासन व्यवस्था होती है, जो शासन को फॉलो करता है, उसको क्या करता है, सेपरेट करता है, कि न्यायालय अपना काम करेगा और पार्लियामेंट क्या करेगा, अपना काम करेगा, दोनों के काम में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। आर्टिकल 51 की बात करेंगे तो प्रमोशन ऑफ दिस इंटरनेशनल पीस ऑफ द सिक्योरिटी, हम क्या करेंगे कि देश में या पूरे विश्व में इंटरनेशनल स्तर पे हम क्या करेंगे, शांति और सुरक्षा की बात करते हैं। अब बात करेंगे पार्ट 4A एक जुड़ा हुआ है, जिसमें हमारा क्या है कि फंडामेंटल ड्यूटी है आर्टिकल 51 की। देखो, हमें अधिकार पता चल गए हैं, हमारे क्या कहते हैं स्टेट के क्या कार्य हैं, क्या करेगा। अब कुछ कार्य दिए गए हैं लोगों को लिए कि लोग क्या करेंगे। देयर आर 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़, इसको ऐड किया गया 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 के, जिसमें 10 फंडामेंटल ड्यूटी दी गई हैं। टोटल पहले 11 थे, बाद में इसको 10 कर दिया गया 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 में, ऐड वन मोर देन लिस्ट। ठीक है, अब बात करेंगे पार्ट 5 की, तो इसमें क्या है कि यूनियन, इसमें आर्टिकल 52 टू 151 तक है। ठीक है।